अच्छा जी, पार्ट 9 अब आखिरी पार्ट है इंशाल्लाह, तो मुझे याद करा देना, फिर ये नॉट आउट को मैं हटा दूंगा, ठीक है? इस पे हम आउट हो जाते हैं, ओके? ये रिव्यू ले रहे हैं बार बार, हम 106 पे ही खड़े हुए हैं, बस टिप्पे कर रहे हैं, मिसबा बने हुए हैं, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन टर्म टेस्ट का है 5। इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स, आसान सी एडजस्टमेंट थी, बस ये जिस वक्त आया था उस वक्त लेवल और था, अब और है, बहरहाल चेक कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट है, डिटरमिन करो रिवाइज्ड अमाउंट्स ऑफ टोटल एसेट लायबिलिटी नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अबव एडजस्टमेंट्स। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्यूबा फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 शोज द फॉलोइंग टोटल एसेट्स। तो ये हम अनएडजस्टेड फिगर्स लिख लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल इसमें एंट्रीज में ना जाऊं। सोल्यूशन आप ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास है तो, है सोल्यूशन टर्म टेस्ट का, तो उसमें एंट्रीज आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? वैसे बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी डिस्कशन हो जाती है। ये बस 15 मिनट या 20 मिनट लग जाएंगे दोनों सवालों पे, मेरी तो एस्टिमेशन यही है, बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है ना जी। उते थले भी तो कर देंगे कभी कभी। अच्छा जी, एज पर क्वेश्चन बताइए जी, टोटल एसेट्स हैं, टोटल लायबिलिटीज़ हैं और प्रॉफिट। तो टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़, क्या हुआ, क्या देख कर उसको हंस रहे हो? जाना है तो जाओ, बोला तो है। अभी ये कर ही देना यार, एक सवाल में मसला बच्चों को आ रहा है तो, अगर बनता नहीं वैसे अब कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है ज़रा थोड़ी सी IS 38 की और रिवीजन हो जाएगी जी। और क्या है जी? प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब बता दो जी फिगर्स, फिगर्स सवाल से देख के बता दो। मैं जी सवाल ही मुझे देखना पड़ेगा। 1500, 900 और 700, 1000 में कर रहा हूँ। 1500, 900, 700, ठीक है? ओके, नाउ while reviewing draft following matters have been noted on 1st April 19, हमारे साल के अंदर Cuba acquired some technical know-how which will completely change the waste manufacturing process operates. ओए होए, तब्दीली आ रही है। Following costs have been incurred. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टेक्निकल नो हाउ जो उन्होंने एक्वायर की, लीगल कॉस्ट इनकर्ड एज पार्ट ऑफ एक्विजिशन, बिल्कुल ये तो रजिस्ट्रेशन समझे करवाई, अपने नाम करवाया उसको। मैन्युफैक्चरिंग के सुपरवाइजर्स का टाइम लगा है इस पे। अब अगर तो पूरे सवाल में कहीं लिख देगा कि इन्होंने जो टाइम लगाया उसकी कॉस्ट इन्हें हमने एक्स्ट्रा दी है, तो फिर तो ये इंक्रीमेंटल हो गए, ये रेलेवेंट हो गए, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो गए। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं बताएगा तो फिर बच्चों इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखे हुए हैं हमने, फैक्ट्री के अंदर वो सुपरवाइजर हैं। तो अगर उन्होंने कोई थोड़ा बहुत न्यू प्रोसेस को इंस्टॉल करने पे टाइम लगाया तो उनको अलग पैसे नहीं दिए होंगे, दिए होंगे तो बताएगा, सही है? तो ये नहीं बनता फिलहाल तो। अगर आगे काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन ऐसे देखने में लंबा सवाल है, बिच्चू निकलना कुछ नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है? अगला, फिर स्टाफ ट्रेनिंग इनकर्ड, अरे नहीं यार कैपिटलाइज नहीं होना, लेकिन असल में हमारा सब कुछ ही आना है इधर, क्योंकि ये क्या है ड्राफ्ट, इसमें PNL में एक्सपेंस भी हो जाना है, तो इसलिए ध्यान से देखते रहें। यूं लिखें बल्कि, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, एक्सपेंस आउट, फिलहाल एक्सपेंस आउट लग रहा है मुझे 3200। टेस्टिंग ना, ये कैपिटलाइज होगा, ठीक है? अच्छा जी, अब न्यू प्रोसेस वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन यकम जुलाई 19, 6 महीने की अमोर्टाइजेशन होने जा रही है, ठीक है ना? It was believed that new process would be of benefit for the next 4 years, after which it would be replaced. तो 4 साल इसकी यूजफुल लाइफ नजर आ रही है, ठीक है? समझ आ रहा है? बस मुझे देख रहे बैठे। Although operations of new manufacturing process during its first 6 months went well, और कंपेटिटर ने भी एक ब्रेक थ्रू कर दिया और हमारे वाला फिर इंपेयर होने जा रहा है। तो 31 दिसंबर 19 पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी बता दी उसने, और वैल्यू इन यूज भी बता दी, कंपेयर्ड विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है? तो ये भी आ गया, ठीक है? तो सही है। अब सवाल हो गया खत्म। आगे सिर्फ गलती लिखी हुई है उसने, वो गलती क्या है? वो गलती क्या है? अकाउंटेंट हैज कैपिटलाइज्ड फुल कॉस्ट एंड ही हैज नॉट रिकॉर्डेड एनी अमोर्टाइजेशन। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि हमें कैपिटलाइज किसे करना चाहिए? मैं वर्किंग वन कर रहा हूँ जी। एसेट बनाना किसको चाहिए? बोलो।
वर्किंग 1, ये क्या नाम है इसका, टेक्निकल नो हाउ, टच लिख दूँ, टच, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या कर दूँ, प्रोडक्शन प्रोसेस कर दूँ, बोलो कुछ तो लिखवाओ, प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर चेंज ला रहे हैं ना, तो इसका नाम क्या है इंटेंजिबल का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इसकी परचेज प्राइस कितनी है, कॉस्ट जो खरीदा था आपने इससे 180, फिर लीगल कॉस्ट ऐड होगी 4, फिर 1000 में चल रहे हैं हम, फिर टेस्ट रन जी कितना, टोटल क्या बन गया 180, ये एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर यकम जुलाई को ये हो गया अवेलेबल, और इसकी लाइफ कितनी है, कितनी 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 कितनी, यहीं के लिखा था 4 ईयर्स, तो 6 महीने की एमोटाइजेशन करो, वर्किंग 2, इसकी एमोटाइजेशन प्रोसेस जी बताओ, कॉस्ट है 188.8, लाइफ है इसकी 6 साल, अमोर्टाइजेशन इसकी 4 साल, ओके 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 जी, आंसर 23.6, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी 2 खर्चे थे, ठीक है, इन 2 खर्चों को भी एक्सपेंस आउट करना है हमने, ये मैंने अलग इसलिए किया कि अभी मैंने बुक वैल्यू निकालनी है, वरना इकट्ठे ही एक्सपेंस डाल देता, ठीक है। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कितना करना है जी, तो उसमें हमने डाला जी मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर का टाइम, जो लगा है कितना जी, कितना लिख रहे हैं 3200, 3.2, और ट्रेनिंग जी 13 टोटल। अब मेरा तो ये मशवरा है कि जो होना है ना वो कर दो, क्या ख्याल है, ठीक है, पहले बात है इम्पैक्ट ही लेना है ना, ठीक है, तो जो होना है चलो इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, ये होना चाहिए था एसेट रिकॉर्ड होके, फिर इतना अमोर्टाइज होना चाहिए था, ये एक्सपेंस में जाना चाहिए था, उसके बाद ना जनाब फिर ये ईयर एंड के ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारना था। अब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जब करते हैं तो उसके अंदर आपकी बुक वैल्यू होती है और रिकवरेबल अमाउंट। अब बुक वैल्यू जी, बुक वैल्यू बुक वैल्यू निकाल सकते हो जी, बुक वैल्यू निकल आती है जी। कॉस्ट कितनी थी 188.8, वर्किंग 1 से उठाई, फिर इसकी एमोटाइजेशन कितनी है जी, वर्किंग 2 से उठाई 23 अच्छा 23.6, बुक वैल्यू कितनी आ गई 165.2, ठीक है जी। एक लाइन छोड़ें, रिकवरेबल अमाउंट लिखें, अब वो पता कोई नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। वर्किंग नंबर 5 करें, रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, गिवन है, गिवन है, सब गिवन है, कितना जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाज 100 और वैल्यू यूज वाज 105, तो 100 और कॉस्ट टू सेल 105 जी, इसमें से हायर क्या है, सॉरी ये क्या है वैल्यू इन यूज, तो ये रिकवरेबल अमाउंट आ गई इनमें से हायर। अब 105 और 165 में से लोअर क्या है, तो ले आओ इसको 105 पे और इम्पेयरमेंट लॉस बुक करो जी 60.2, तो ये तीसरी चीज है जो होनी चाहिए, उसने इसमें से कुछ भी नहीं किया, ठीक है, बल्कि उसने क्या किया, सारे का सारा एक्सपेंस बना दिया। अब भाई आपने इंपैक्ट ही लेना है ना करेक्शन का, जनरल एंट्री सोल्यूशन में वही पड़ी होंगी, मैं जनरल एंट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूं इस वक्त, ठीक है ना। मैं तो सिंपल ये कहूंगा आपको कि सबसे पहले जो उसने किया है ना जी, वो उल्टी कर दो, क्या कहता है जी, अकाउंटेंट ने कैपिटलाइज कर दिया है फुल कॉस्ट ऑफ 205,
और उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले मैं तो कहता हूं कि रिवर्स कर दो, रिवर्सल ऑफ फुल कॉस्ट, ऐसे कुछ भी लिख दो, एडजस्टमेंट 1 की है, और एसेट्स में से क्या कर दो, कितना जी, कितना 205। अच्छा, ये इकट्ठा भी कर सकते हो, ये इकट्ठा भी कर सकते हो, सारे इंपैक्ट ले लो, लेकिन मैं कह रहा हूं आराम से चलो। उसके बाद इधर आओ, एसेट रिकॉर्ड होना था 188 -23 -60। यूं कह सकता हूं मैं कि एसिड को रिकॉर्ड करो, बढ़ाओ 105 से, क्या ख्याल है? तो एसिड को बढ़ाओ, ठीक है, तो क्या करो जी, रिकॉर्ड करेक्ट एसिड। अब इसके लिए मैं वर्किंग नंबर, रिकॉर्ड वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर, हाँ 4, ठीक है ना, 4 कर लो, 5 कर लो, कितना जी 100, ये एसिड में बढ़ा लो। अब इसका मतलब मैंने ये भी रिकॉर्ड किया, ये कम भी किया और ये कम भी किया, लेकिन पीएनएल के अंदर अभी मैंने कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैं अब इनको हटा रहा हूं। मैंने बेसिकली क्या कर दिया, एसिड को बढ़ा दिया 105 से। समझ आ रही बात? ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने अमोर्टाइजेशन बुक नहीं की, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, इन सब एक्सपेंसेस के बढ़ने से प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो भाई इसी एडजस्टमेंट के अंदर इंक्रीज इन एक्सपेंस लिख लेता हूं मैं, ठीक है, और इन सबको ऐड कर देता हूं। 23,6, ये पिछले भी इकट्ठे कर सकते थे, मैंने जरा आसान किया, 60,2 और 16, सबसे पहले 16 को ना लिखें, तरतीब रह जाएगी जरा, 16,2 वो जो पहला वाला एक्सपेंस था, सही है। फिर एमोटाइजेशन 23.6, फिर 60.2, बोलो जी, 100 से एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। ये पहली एडजस्टमेंट का इंपैक्ट है। अब सोल्यूशन तो मैंने उससे मंगवाया नहीं है, जरा सोल्यूशन ओपन करो और देखो इसको, सोल्यूशन है ना, प्रॉफिट पे इंपैक्ट 100 का देखो है, लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट है, बोलो। अच्छा, एसिड पे इंपैक्ट कितना आ रहा है, नेट हो रहा होगा ना मेरे ख्याल से, तभी आप सोच में पड़े हैं। तो ये मैं कहा था कि आप इसको नेट भी कर सकते थे, ठीक है, नेट करते तो यूं करते, इधर देखो कि एसिड को बढ़ाओ 105 से, नेट वाला, और एसिड को बढ़ाना था 105 से, बढ़ाया हुआ है हमने 205 से, तो 100 से क्या कर लो कम, तो ये डायरेक्टली हो सकता, ठीक है बेटा जी। ऐसे ही दूसरी एडजस्टमेंट है, अब उसके बारे में क्या हुक्म है फिर, वो बहुत आसान है, पढ़ के देखो, हो जाएगी। अब अप्रोच समझ आई है ना, असल में अब लेवल डिफरेंट है, नहीं समझ आ रही कैसे, ओके जी। ये एडजस्टमेंट एक नज़र देख लें, मुझे बता दें फिर इसकी डिस्कशन के बारे में। जल्दी से पढ़ लेना, आइडिया हो जाता है, हाँ कोई मसला नहीं, विल मैनेज। सोल्यूशन में गलती नहीं हो सकती, हमसे भी तो हो सकती है, बोलो। बेटा उसको छोड़ो, मुझे नहीं पता उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है टोटल एसेट्स पे, माइनस प्लस, तो बस फिर हमारा भी माइनस ही है। अब वो प्लस माइनस सोल्यूशन को छोड़ो, बस ये समझ आ गई ना, इस वजह से सवाल कराया है, सोल्यूशन की गलती कैसे। चलो अब सही है, चलो अगला एग्जाम्पल पढ़ो जल्दी से, बताओ कराना है कि हो जाएगा अब, वो सही है। दूसरा टेस्ट जनाब, टेस्ट नंबर 11 में एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ये अच्छा सवाल है, कर लेना चाहिए, ये हमारा इम्पेयरमेंट का सवाल है, लेकिन थोड़ा इसलिए भी मैं इसको इम्पोर्टेंट कम समझ रहा हूँ, बहरहाल नहीं है इम्पोर्टेंट कम, आ तो गया है, लेकिन टेक्स्ट के साथ तो मिक्सचर नहीं ना पढ़ा होगा, तो अब इस सवाल को जल्दी से पढ़ें, बस ये आखिरी सवाल है, बस 10 मिनट लगेंगे इस पर या 15 देखें, बस अब तो बिल्कुल आखिरी, अब इसके बाद कोई सवाल नहीं कराऊंगा, सच्ची मुच्ची, बस दुआएं दूंगा, रुखसत कर दूंगा, ठीक है। चलो पढ़ो सवाल को जल्दी से, अच्छा सवाल है। अब्दुर्रहमान आखिरी जोर, आप ऐसे कर लेंगे आप इसको इंशाल्लाह।
भाई वो टर्म टेस्ट 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस किया मैं थोड़ी देर पहले, ठीक है ना? ऐसे ही टेस्ट 11 का कर रहा हूँ अब। कौन से टेस्ट का कर रहा हूँ, ठीक है ना? टेस्ट तो पता नहीं अगले कौन से वाले देते हैं, यही वाले या नए वाले, लेकिन डिस्कशन तो करें। हाँ जी, आज नहीं, आज बड़े मैसेज आए, आज नहीं बचता मैं। हाँ जी बेटा, सवाल में तो कोई मसला नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे टैक्स मिक्स हो गया, ठीक है? IFRS 9 के साथ टैक्स मिक्स करना आपको पहले वाला तो आता था, ये एक सवाल भी इतना से नहीं ना हुआ, तो चलो अच्छा हो गया कि ये आइडेंटिफाई हुआ है, इसको कर रहे हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ये मिक्स करके आपने देख लिया था मुख्तलिफ सवालों में, किया था, कोई मसला तो नहीं। समरी बनाई थी हमने, एक तरह बोल दिया था इकट्ठा। लेकिन अब ये इम्पेयरमेंट समात वाला जो मिक्सचर है, ये हमने नहीं देखा हुआ था। तो चलो अच्छा है, ज़रा क्विकली इसको करके देखते हैं, तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। ऑन 1 दिसंबर 25 अल्फा लिमिटेड परचेज 500 बॉन्ड्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 एट अ प्राइस ऑफ 120। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 2 पर बॉन्ड, यानी हर चीज़ निकालनी पड़ेगी। बॉन्ड्स मेच्योर होंगे आफ्टर 4 years एंड आर हेल्ड विद बिजनेस मॉडल हुज ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, यानी कि एमोर्टाइज कॉस्ट हेल्ड टिल मेच्योरिटी है ना? क्या ख्याल है? नहीं? कूपन रेट इज 9%, एनुअली इन एरियर, इफेक्टिव रेट इज 12%, फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स 135 है। बिजनेस मॉडल इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। इससे तो मुझे कहीं पे नहीं लग रहा कि हमें फेयर वैल्यू निकालनी चाहिए। बिजनेस मॉडल इज टू कलेक्ट कैश फ्लोज एंड मे सेल इफ गुड अपॉर्चुनिटीज अराइज। धोखा था, धोखा। फेयर वैल्यू निकालने की जरूरत फिलहाल तो कोई नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, क्रेडिट रिस्क की इंफॉर्मेशन है, पहले दिन ही लो रिस्क आ गया। अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट है ना, तो फिर आपका इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस लॉस अलाउंस क्रेडिट एसेट की कैरिंग अमाउंट में से निकालेंगे। चने अड़ गए ने। अच्छा, उसके बाद 30 जून पे हाई क्रेडिट रिस्क हो चुका है, तो पहले जी 1 दिसंबर पे आपने क्या करना है जी, 12 मंथ ECL और हाई क्रेडिट रिस्क पे लाइफ टाइम ECL, ठीक है? फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहता है जी एक्सपेंस बनाने देंगे हम। अब हमने एसेट बनाया होगा, टैक्स वालों ने कहा एक्सपेंस बनाए। इनकम, इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है रिसीट बेसिस पे, अब हमने बुक की होगी, उन्होंने अभी पैसे आए को नहीं, उन्हें तो उन्होंने टैक्स नहीं लगाना। फेयर वैल्यू गेन ऑन बॉन्ड आर टैक्सेबल ओनली व्हेन बॉन्ड्स आर सोल्ड। ये वैसे ही है, फजूल में बात है, ये धोखा है, क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI में लेके जाना है इनको, ठीक है? इम्पेयरमेंट लॉसेज आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स ओनली व्हेन एक्चुअल डिफॉल्ट अकर्स, यानी ये भी वो अलाउ नहीं करते। और टैक्स रेट है 35%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 500। तो ये अब इजी हो गया सवाल, शायद टेस्ट के वक्त मुश्किल था ना, लेकिन अब आप उस लेवल पे नहीं बैठे हो। खैर एनीवेज, रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, और मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अल्फा लिमिटेड, AL नहीं लिखा हुआ उन्होंने, यार पूरा नाम लिखना पड़ेगा, अल्फा लिमिटेड जी, अल्फा लिमिटेड की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स, तो ये भी होएबल सवाल है। और इनके अंदर हमने फॉर द ईयर क्या है जी, 30 जून 2026 है, 26 ही लग रहा है मुझे। ये क्या हुआ, जवाब दे गया भाई। अच्छा, 30 जून 2000, 1 दिसंबर 30 जून, ये ठीक है? तो 30 जून हाई क्रेडिट रिस्क है, तो यही फिर ईयर एंड हमारा 30 जून ही है, ठीक है? अच्छा, अब 30 जून पर PNL के अंदर एक्सट्रैक्ट्स में मुझे कुछ इनकम एक्सपेंसेस भी लाना पड़ेंगे, ठीक है? और फिर PBT जो सवाल में शायद गिवन है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ना, उसमें से लेस क्या करना पड़ेगा, टैक्स एक्सपेंस। और कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं, पैड पे, ठीक है? टैक्स एक्सपेंस के लिए आपको पता है मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी, नोट्स तो नहीं बनाऊंगा ना, वर्किंग कर लूँगा, ठीक है? और वर्किंग होगी करंट टैक्स की और डेफर्ड टैक्स की, सारा कुछ ही करना है, करना बहुत कुछ है, ठीक है? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करेंगे।
उसके बाद अल्फा लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, यानी उस वक्त वाला सवाल है बस ये, अब नहीं है सवाल। अभी आप बैठ जाएं तो कोई सवाल नहीं है अब इंशाल्लाह। जी क्या कह रहे हैं, धमाल डालें? बंद हो गया, अच्छा जी। एसिड्स में नॉन करंट एसिड्स, बस ये थोड़ी सी डिस्कशन है यार, बेशक बाद में सुन लेना। उसके बाद आपके लाइबिलिटीज़ आ रही होंगी, पता नहीं अब करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं, नॉन करंट देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्किंग वन करंट टैक्स पीबीटी से स्टार्ट होगा, IS-12 भी साथ चल रहा है और IFRS 9 भी। और 5-7 मिनट का सवाल है, बस 5-7 मिनट अब देने हैं आपने, ठीक है। सर आसिफों को सर उमैर कह रहे हैं मैं 15 मिनट तक पहुंचूंगा, चले तो नहीं कैसे? अच्छा, उसके बाद डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसिड एज ऑन 30 जून 2026, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, ठीक है जी, ये वर्किंग आ गई। उसके बाद अब वर्किंग आ गई हमारी, जो वर्किंग हमने सीखी है और करनी है, हमारी इम्पेयरमेंट वाली और वो सारी वर्किंग, ठीक है जी। अब एमोटाइज कॉस्ट पे है तो डेट, फिर इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव रेट वाली, और इंटरेस्ट रिसीव्ड कूपन रेट वाला, और बैलेंस, ठीक है जी। 1 दिसंबर 2025 से काम शुरू होगा, इसका साल कब पूरा होगा जाके, फिर दिसंबर पूरा, और फिर उधर से 30-31 होते हैं नवंबर में, 30 होते हैं, वो मेरा भी हाल इस वक्त यही है ना, ठीक है 26। अच्छा, अब इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है जी? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, ऐसा ही है, बोलो। अब वर्किंग 4 हमने ओपन की, परचेज प्राइस हमें चाहिए, तो परचेज प्राइस कितने डिबेंचर्स बाय किए, तो सवाल बड़ा मसला है ना, आपके हाथ में नहीं है इस वक्त। कितने डिबेंचर्स बाय किए? बॉन्ड्स 5 लाख बॉन्ड्स बाय किए हैं, ठीक है, और हर बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100। फेस वैल्यू भी निकाल लें, कूपन रेट भी चाहिए ना, ठीक है, तो मैं फेस वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। फेस वैल्यू 5 लाख इंटू 100 कितना बनता है मिलियन में, बताओ। बल्कि सवाल चल रहा है 1000 में, कहीं नहीं चल रहा 1000 में, 1000 में ही कर लें, ठीक है, 1000 में बताएं आंसर। 5 लाख, हाँ 5 लाख, ठीक है, ये है ना, 50,000, ओके 50,000। नेक्स्ट जी, उसके बाद परचेज किया आपने इनको, इन्वेस्टमेंट की है ना, तो हर एक डिबेंचर आपने खरीदा कितने का? ये जनाब 120 का, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 है, यहीं से देख के चलो, ठीक है, तो 120 का खरीदा, हाँ जी, 12×5 = 60,000, कुछ मैं ही दिमाग चलाऊंगा, आप लोग की तो बस होगी। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5 लाख इंटू 2 जी, 1000, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद फेयर वैल्यू की जरूरत नहीं है, अभी नहीं निकालते, क्या जरूरत है, ठीक है। अब हमने इसको रिकॉर्ड किया करना है जी किस पे? 60,000 पे, इनिशियल मेजरमेंट होगी 60,000 पे, ठीक हो गया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैगी, हाँ, तो फिर इनिशियल मेजरमेंट यहाँ पे लिख लो, यहीं पे, वहाँ जगह नहीं है, ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट किस पे करेंगे जी आप? 60,000 प्लस 1000 यानी 61,000, ठीक है जी। तो 61,000 पर लगाओ इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट 12, और कूपन रेट लगेगा फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट कितना जी? 7.3, पूरे साल का इंटरेस्ट है, और कूपन रेट लगाओ किस पर जी? 50,000 पे, तो 50,000 का कितने परसेंट? 9%, कितना बना? 40। अच्छा, अब ये तो चलो लिख दो,
क्लोजिंग भी मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि मेरा ईयर एंड तो 30 जून पे हो रहा है मसला था। ठीक है, अब पहले अपना पीएनएल तो करें ना। सबसे पहले इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट ये नहीं है, जो है उसकी बात करो। इंटरेस्ट इनकम कितनी रिकॉर्ड करोगे पीएनएल में? 73 कितना था? 7320 पूरा नहीं, वे पूरे साल का है। हमारे बनते हैं जकम दिसंबर से अगला साल 30 जून 7/12 जी बोलो 4270। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट तो पहले ले जाए ना, क्या ख्याल है? तो कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में कितनी आएगी जी? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर की, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर देखो जी 6 लाख तो 61,000 तो बेटा क्या है ओपनिंग बैलेंस, लेकिन इधर मैंने बैलेंस जान के नहीं निकाला, कहीं आपको धोखा ना लगे। ठीक है, ये करो 7/12। वो जो इनकम बुक की है जिसकी एंट्री क्या करती थी, इसकी एंट्री क्या होती थी? इसकी एंट्री क्या होती थी? इन्वेस्टमेंट डिबेंचर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो यही बस 7320 नहीं बल्कि 4270 लेना है। तो बताओ जी 61,000 था प्लस ये जी 42 कितना बना? 4270 65270। अच्छा जी, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं इतना काम सारे का सारा कर दूं टैक्स के हिसाब से भी। हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को किया था ऐड, पीबीटी बता दो, पीबीटी 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 कितना? 500 मिलियन, 1000 में ही कर रहे हैं ना, 5 लाख करेंगे फिर हम तो 5 लाख। आसान है, चीज़ें हो रही हैं, इस वक्त भी हो रही हैं, तो फ्रेश हो गए तो क्या हाल होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना, ये मुश्किल सवाल था, चलो मैंने कहा कर ले, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। ठीक है, तो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड की हुई है, वो कह रहे हैं नहीं जी आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस करें। कितना जी? 1000 में चल रहा है काम, सही हो गया, यही करते थे। फिर आपने इंटरेस्ट इनकम को इफेक्टिव रेट वाली को ऐड किया हुआ है, वो कह रहे हैं चलो माइनस करो, और इंटरेस्ट रिसीव्ड को, ये कितनी है इनकम? 42, और इंटरेस्ट रिसीव को ऐड करो, तो रिसीव तो हुआ ही कौन नहीं, वो तो जाके होना है 3-4-5 महीने बाद। ठीक है, वो कूपन वाले को ही रिसीव, जो रिसीव कैश होना ही कूपन वाला है, इफेक्टिव से उनका ताल्लुक क्या है? रिसीव होना क्या है? तो वह वही है, उसी पे टैक्स लेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, उसके बाद करंट टैक्स हो गया, डेफर टैक्स की बारी आई, लेकिन डेफर टैक्स में थोड़ा सा मसला है। हाँ, अभी अगली बात करते हैं इम्पेयरमेंट की भी इंशाल्लाह। तो कैरिंग अमाउंट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, डिवेंचर है बॉन्ड है, पता नहीं क्या था, मैं डिवेंचर ही लिखी जा रहा हूँ, बॉन्ड है, यहाँ पे भी डिवेंचर लिख दिया, वो पुरानी आदत बनी हुई है ना जी। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स जो है, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, ठीक है ना जी। अब इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट 6520 तो ठीक है, पर मसला क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, लॉस भी 2 मौक़ों पे था, मैंने पहले वाला भी छोड़ दिया था, तो चलो कोई नहीं, एंट्री कर लें आप। देखें जी, जिस दिन हमने इसको इशू किया था उसी दिन 1.5 का लॉस है, मतलब 12 मंथ ECL क्या है? 1.5 मिलियन। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितना? 1.5 1500, और लॉस अलाउंस क्रेडिट 1500। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा? अभी आगे भी आना है। सही हो गया, पहली एंट्री समझ आई? टैक्स वाले सॉरी, उसके बाद ये रेंट पे गए 30 जून पे, तो ये 15 पे पहुंच गया है। अब 1.5 से 15 पे ले जाना है, तो कितने से बढ़ाएं? 13,500। ठीक है, डायरेक्ट कर दूं ना, तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 13,500 और लॉस अलाउंस क्रेडिट 13,500, तो दोनों जगह ये साल पूरे का ही आना है ना, कितना? 15,000, और इधर से भी माइनस 15,000। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? यार ये क्या है, ऐड बैक करो, ये क्या तुमने माइनस किया हुआ है इम्पेयरमेंट लॉस? हाँ भाई, तुम्हें सही समझ आ नहीं रहा, तुमने अभी एंड पे पढ़ा है, तुम मुझे भी कहते हो सॉरी ऐड। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट अब बता दो कितनी है?
50,270, ये जनाब हमारी 50,270 कैरिंग अमाउंट आ गई। टैक्स वाले कहाँ खड़े होंगे, अब सवाल ये पैदा होता है। हाँ जी, वेरी इजी। जो आपने कैश, ये इसकी एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही है ना। ये इन्वेस्टमेंट इधर 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 चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो यही है आपकी परचेज प्राइस, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया, 9730। टैक्सेबल डिडक्टेबल, कैरिंग अमाउंट एसेट की कम है जी, बोलो। रेट है 35%, रेट 35% है जी। 34, बस 6 कर लो ना, 3406, मैं कड़ी रेकन्सिलेशन मानी है, DTA, ठीक है। अच्छा, 3406 का DTA आ गया, और इधर अब आपका फेवरेट लेजर बनने लगा है। वर्किंग नंबर कौन सा बन गया जी, 5, DTL/A। ओपनिंग कितना था, ओपनिंग कोई भी नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग एसिड है वर्किंग नंबर 2 से 3406, तो ये बनाने की भी जरूरत नहीं थी। खैर एनीवेज अब तो बन गया जी। DTE कितना आ गया, 3406। लें जी, आपकी ये फरमाइश भी पूरी कर दी। फिर अब टैक्स एक्सपेंस में ना दो चीज़ें होती हैं, CTE और ते हाले सीटियां ते मारियां को नहीं, तुम सीटियां मारो। कितना आता है जी यहाँ जी, जी जी, 509730। अब इस पे लगाओ टैक्स रेट 35% जी, 178406। अब अगला काम तो कर लेना ना, CTE डेबिट हो रहा है, CTP यहाँ पर भी आएगा, भूल ना जाना, करंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, ओके। और उसके बाद DTL/A डेबिट, DTE क्रेडिट, तो दोनों को नेट कर लोगे, एक्सट्रैक्ट्स में शो कर लोगे ना अब तो, ठीक है। और को मेरे लायक, हाँ पिक्चर, कौन सी पिक्चर, ये वाली, दूसरे सवाल की, अच्छा ये लो मेरे दोस्त, ठीक है, चले। अच्छा जी, अब बिल आखिर जुदाई का वक्त आ ही गया, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों ने खूब मेहनत करनी है। मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि आप तीन पेपर वाले बच्चे 13 से 14 घंटे इफ़ेक्टिवली पढ़ा करें। इफ़ेक्टिवली का मतलब अब इसमें गुंजाइश कोई नहीं है, ठीक है। अब अगर आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आपके पास हैं, 13 पढ़ रहे हैं तो 9 पास हैं, ये काफ़ी हैं। 6 से 7 घंटे सोएं, घंटा डेढ़ कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी करें, ज़रूर करें। नमाज़ों का टाइम बीच में है, सुकून से मस्जिद जाएं, नमाज़ पढ़ें, वापस आएँ। बस पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई के अलावा मस्जिद हो, मैं तो असर से मगरिब गेम भी कहता होता हूँ। कोशिश करिएगा 13 से 14 घंटे पढ़ें। आज आपकी 16 तारीख हो गई है, आप प्लानर को 18 से बनाएं और शुरू सुबह से ही कर दें उसको 17 से ही, क्योंकि प्लानर का कैरी फॉरवर्ड होना ख़तरनाक बात है। आप तजर्बाकार लोग हैं, आपसे ज़्यादा बातें इस मामले में नहीं करूँगा। प्लानर आगे नहीं जाना चाहिए। तो अब पहले 1-2 दिन जो हैं वो चूँकि टेम्पो बनने में लग रहे होते हैं, तो इसलिए आप 1 दिन पहले शुरू करें प्लानर, 1 दिन आगे का, ताकि पहले 1-2 दिन में जो कमी है वो पूरी हो जाए और फिर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि चल रहा है और चलते जाएंगे, ठीक है। आउट स्टेशन वाले लाहौर में रहना चाहते हैं या यहाँ रहना चाहते हैं, घर रहना चाहते हैं या लाहौर में, वो फैसला कर लें। कोशिश करें कि आपको सेक्लूजन मिले जहाँ पे, और ये छोटे मोटे पैटी इश्यूज़, आपको खाना, बिजली, ये मसाइल ना हो। अच्छा, हॉस्टल्स वाले यहाँ पे रहते हैं तो उनको कॉलेज में सहूलत मिल जाती है लाइब्रेरी की, लेकिन खाना कपड़े का मसला तो फिर भी है, सोने का मसला तो फिर भी है। तो खैर घर पे जाते हैं तो कुछ ये मसाइल आ जाते हैं, तो वो अब आपने देखना है अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके, लेकिन जो भी डिसाइड करें उस पर जमना ज़रूर है, ठीक है। बस अपने आप के लिए माहौल को साजगार करें और अल्लाह से ज़रूर मांगते रहिए, अपने लिए दुआएं करते रहिए, और अपनी ताकत के मुताबिक जो हो सके सदका भी देते रहिए, क्योंकि इस वक्त में बड़े बड़े आइंस्टाइन जो है ना वो फेल हो जाते हैं,
पढ़े बगैर पेपर देते हैं, तो ना पढ़ के, और बड़े बड़े एवरेज बच्चे पास होते हैं इस 1 महीने में पढ़ के। तो इसके लिए फिर आपके ऊपर कोई और मसाइल ना आए, अल्लाह अल्लाह ना करे कोई परेशानी, कोई बीमारी, अल्लाह इससे ही बचाएँ, तो दुआएँ करें, सदका देते रहें, ठीक है। और बाकी जो है नींद वो बहुत ज़रूरी है, रूटीन में भी 6 से 7 घंटे सोते रहना, ठीक है। और रूटीन जो मर्ज़ी है, मैं तो वैसे पसंद करता हूँ सुबह नमाज के बाद पढ़ना, ज़िंदगी सारी ऐसे ही करता रहा, तजर्बा किया तो फेल ही हुआ, लेकिन हर बच्चा अपने हिसाब से चलता है। कुछ को रात में कंफर्टेबल लगता है पढ़ना, रात को पढ़े, कुछ को दिन में लगता है दिन में पढ़े, अपनी मर्ज़ी से, किसी से सुन के नहीं गया, यूँ ऐसे करता है मैं ऐसे नहीं, आप जिस रूटीन में चल रहे हैं उस पे चलें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉक होपफुली आपका अभी इस क्लास के ख़त्म हुआ, आज ख़त्म हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में कोई 27 से शुरू हो जाए, शायद एक्सपेक्टेशन यही चल रही है। तो देर फिर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, उधर से देर बहुत हो जाएगी, लेकिन आपका तो 27 को नहीं है, आपका पेपर तो जाके होगा आखिरी वाला, और वो बनेगा मेरे ख्याल में 3-4 अगस्त को। तो आपके पास इंशाल्लाह, बहरहाल देख लो, अगर पहले मॉक से आपको 10-12 दिन मिल रहे हैं, तो बाद में 15 दिन मिल रहे होंगे, और अगर पहले 15 दिन ले लोगे तो बाद में 12 दिन मिलेंगे, ये बात बहरहाल बात बराबर ही रहनी है, ठीक है ना। तो आप के लिए एम्पल टाइम है, कर सकते हैं आप तैयारी, मैंने तो टाइम से आपको फारिग कर दिया है, ठीक है। अच्छा, 3 घंटे 15 मिनट को कैसे आपने प्लान करना है, देखें बेटा, एक तो ब्लैक पेन लेके जाना प्लीज़, जेल पेन है सर, ये है वो है, नहीं पूछना, ठीक है ना। कह दिया उन्होंने जेल पेन भी ज़रूरत नहीं है, बॉल पॉइंट लो, आदत नहीं है किसी बॉल पॉइंट की तो अब डाल लो, पूरा महीना पड़ा है, डिब्बी खरीदो एक ही जैसे पेनों की और उन्हीं को यूज़ करो, और चलते हुए पेन्स ही लेकर जाओ, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए वो अब ना शीट देता है, बबल शीट, तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बबल शीट, बड़े हो गए हैं आप लोग, ठीक है। वो उल्टा टाइम बचाती है आपके, ठीक है। तो वो आपने अपने ऑप्शन पे खाने में भर देना है रंग, ठीक है, और उसी के ऊपर ही आंसर शीट के ऊपर ही वो आपने देना है, कहीं घर नहीं लेके आना होता, ओके, सही है। अच्छा, उसके बाद 15 मिनट में प्लानिंग, जैसे आप पहले माशाल्लाह तजुर्बाकार लोग हैं, आपने ऐसा किया ही होगा, और फ़ायदा उससे होता है कि पेपर के आते ही रीडिंग टाइम में सबसे पहले सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायरमेंट पढ़ना कुछ फ़ायदा दे जाता है, सारा पर्चा तो पढ़ने का फ़ायदा है कोई नहीं, ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़ें और उसके बाद कोशिश करें एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लें, कोई इक्का दुक्का एमसीक्यू फंसने वाला हो उसको निशान लगा लें, बाकियों के ऊपर डॉट लगा लें कि जैसे ही पर्चा आएगा ये बबल तो फटाफट फिल कर लें। अब मसलन 8 एमसीक्यूज़ आपके प्लान हो गए, 7-8 मिनट में आपने कैलकुलेशन कर ली, तो जैसे ही पर्चा आना है तो फिर उस पे 1 मिनट भी नहीं लगना, वो 7-8 नंबर आ गए आपके, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये नहीं कहूँगा पहले शॉर्ट करो फिर लॉन्ग करो, नहीं, ठीक है। आपका जो फेवरेट काम है वो करो, मसलन आपको कंसोलिडेशन का सवाल अच्छा आता है, आपने एक नज़र उस पे डाली, तो ये कब, जब एमसीक्यूज़ कर लिए और 5-7 मिनट रह गए। वैसे तो अच्छा होता है कोई छोटा सवाल देख लो, लेकिन छोटे सवाल अक्सर ट्रिकी भी हो जाते हैं। तो आपने कंसोलिडेशन का सवाल पढ़ा, आपको लगा यार ये डूएबल है, स्पीड ना, शुरू से ही स्पीड लगानी है, लेकिन टाइम से, ठीक है। जो सवाल आसान लगे करते जाना है, उसको रुकना कहीं नहीं है, ठीक है। पेपर इंशाल्लाह आपको 90% से भी ज़्यादा आता ही होगा, यानी इस पर्चे को देख लें तो शायद 1-2 चीज़ें ऐसी निकलें, ये हर पर्चे में 1-2 चीज़ें ही निकलेंगी। आप जितने प्रीवियस बच्चों से भी पूछ लेंगे तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही हैं कि वो थोड़ा सा तो कोशिश होती है अब उसकी, आपने मेहनत काफ़ी की हुई है इंशाल्लाह, कोई वजह नहीं रहेगी फेल होने की, अब पास हो सकते हैं इंशाल्लाह आप, ठीक है। तो नींद पूरी करके जाइएगा पेपर नाइट में प्लीज़, और परेशान नहीं होना, ज़िंदगी का एंड नहीं है ये सीए और ये सारी चीज़ें, और नसीब के अंदर जो है इंशाल्लाह मिलेगा, बस आप अपनी मेहनत करें और उसके बाद नतीजा अल्लाह की ज़ात आली पे छोड़ें, और अल्लाह से मांगते ज़रूर रहिएगा, ठीक है। बाकी ज़ाहिर है इंसान बतगाज़ा बशरियत, किसी को डांट दिया, किसी से बात कर ली, कोई कमी कोताही पढ़ाने में भी रह सकती है, कोशिश तो अपने तौर पे पूरी की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है वो जो बतगाज़ा बशरियत जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हों उसको भी माफ़ कीजिएगा, कोई कमी रह गई हो तो खुद पूरी कर लीजिएगा, आप मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआएं करूँगा, ज़िंदगी अगर रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपकी क्वालिफ़िकेशन के बाद, कैफ़ के बाद, क्योंकि सेशन मैं एक ऑफ कर रहा हूँ, फरवरी में वापसी होगी इंशाल्लाह। आप लोगों को पता है कि कुछ रिलीजियस कमिटमेंट्स हैं मेरी, जिनके लिए मैं एक सेशन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक, कोई और सवाल है तो पूछ लें।
स्पेसिफिक है जी? नहीं है? ठीक है फिर अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।